Hello students, welcome to my channel All MA English Literature videos with Meenal Joshi. Please watch my video till the end. So today we are going to discuss about the essay Aristotle's Poetics. दोस्तों अरिस्टोटल का जन्म 384 BC को हुआ था और उनकी मृत्यु 322 BCE में हुई थी, करीबन 2400 साल पहले। दोस्तों ये जो ऐसे है पोएटिक्स, ये अरिस्टोटल का बहुत ही पुराना ऐसे है। अरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर माने जाते हैं और फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी माने जाते हैं। प्लेटो उनके गुरु थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके शिष्य रह चुके हैं। दांते उनको द मास्टर ऑफ दोज हु नोस के नाम से जानते हैं और प्लेटो उनको एज द माइंड कहते हैं। उनका जो मेन वर्क है वो है कॉर्पस अरिस्टोटेलिकम। चलिए आइए जानते हैं कि अरिस्टोटल ने ये वर्क क्यों लिखा था। फ्रेंड्स, प्लेटो ने अपने वर्क रिपब्लिक में एक आइडियल सोसाइटी की बात की थी। उसमें उन्होंने पोइट और पोइट्री को आइडियल सोसाइटी से बाहर करने की बात कही थी और उनके अनुसार पोइट और पोइट्री सिर्फ झूठ फैलाते हैं क्योंकि इनकी थीम लव, सेक्स, रोमांस, धोखा बदला आदि होती थी। तो अरिस्टोटल ने अपने गुरु प्लेटो को इस बात का ऑब्जेक्शन करते हुए ये ऐसे पोएटिक्स लिखा। प्लेटो पोइट्री को एक तरह की सर्वाइवल कॉपी मानते थे। उनके अनुसार पोइट्री जो है वो एक पेंटिंग की तरह होती है जो कि सामने दिखा और उसको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में वो कहते हैं कि पोइट्री शैडो ऑफ शैडोज है। क्यों? क्योंकि वो उसको रियलिटी नहीं मानते थे, वो एक तरह की उसको फेक मानते थे। स्टूडेंट्स, उन्होंने पोइटिक्स में सबसे पहली बात थ्योरी ऑफ इमिटेशन की है। उनके अनुसार poetry is a mode of imitation which employs language, rhythm and harmony as its medium of imitation. The object of imitation in poetry are human beings and their works. The manner of imitation in poetry may be dramatic or narrative in words in a dialect form. इमिटेशन की बात करने के बाद उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में बताया है। उन्होंने उनकी डेफिनेशन इस प्रकार दी है कि ट्रेजेडी इस प्रकार के ऐसे किसी कृत्य का अनुकरण है जो गंभीर हो और परिपूर्ण हो और निश्चित आकार का हो, जिसमें भाषा की डेकोरेशन हो, जिसमें प्रत्येक जो एक्टिविटी है आर्टिकल या फिर जो आर्ट से रिलेटेड उसमें अलंकरण विद्यमान रहे और उनकी विविधता नाटक के पृथक पृथक भागों में कृत्य के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें पिटी और दया का भाव भी हो जो उसके जो संवेग इमोशंस है उसको प्रभावी रूप से प्रकट कर सके। दोस्तों, ट्रेजेडी को डिफाइन करने के बाद उन्होंने टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी बताया है जो कि 4 तरह के हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी, ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग, ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर, ट्रेजेडी ऑफ स्पेक्टिकल। उन्होंने कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी के अंदर रिवर्सल एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रुथ को बताया है। इसमें सच्चाई का पता लगता है जो कि एक तरह से बहुत ही शॉकिंग तरीके से पता लगता है। ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग, इसमें जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सफरिंग करता है। ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर, जो इसमें कैरेक्टर है वो प्लॉट से ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाया जाता है। ट्रेजेडी ऑफ स्पेक्टिकल, इसके अंदर कॉस्ट्यूम्स, एक्टर की जो कॉस्ट्यूम्स होती है, उसकी जो मैकेनिकल आर्टिफिशियल डिवाइसेस होते हैं, उसके आभूषण, इस तरह के सॉन्ग्स वगैरह, इन सब का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी बताने के बाद अरिस्टोटल रूल्स ऑफ ट्रेजेडी की बात करते हैं। सबसे पहली बात उसमें ये बताई गई है कि जो ट्रेजेडी हो, ट्रेजेडी लिखे अपने राइटर, पोइटर या नरेटर जो भी, वो गंभीर होनी चाहिए। दूसरी बात वो बताते हैं कि ट्रेजेडी के अंदर जो एक्शन होते हैं उसको पूरी तरीके से पोइट या राइटर के द्वारा इमेजिन किया जाना चाहिए, क्योंकि जब इमेजिनेशन में कोई गलती नहीं होगी, उसके इमिटेशन में कोई गलती नहीं होगी, तो वर्क में भी कोई गलती नहीं होगी। और तीसरी बात वो बताते हैं कि जो ट्रेजेडी के अंदर जो इमोशंस है उसको जो पोइट है या राइटर या नरेटर है वो पूरी तरीके से फील करके लिखे ताकि उसमें कोई कमी नहीं आए। ट्रेजेडी एक बहुत ही शानदार ट्रेजेडी निकल के निकलेगी और जो प्लॉट है उसकी स्टेप को फॉलो किया जाए। उसमें सबसे पहले बिगनिंग होनी चाहिए, फिर मिडल होना चाहिए और फिर एंड होना चाहिए। रूल्स ऑफ ट्रेजेडी के बारे में बात करने के बाद में वो 6 फॉर्मेटिव पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उसमें प्लॉट आता है, उसके बाद में कैरेक्टर, उसके बाद में डिक्शन और फिर थॉट, उसके बाद में स्पेक्टिकल और फिर सॉन्ग्स। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने प्लॉट की बात की है। प्लॉट के अंदर ऑर्डर होना चाहिए बिगनिंग, मिडल और एंड का। वो 2 तरह की प्लॉट की बात करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्लॉट के अंदर पेरिपेटी
और डिस्कवरी नहीं होती है। पेरिपिटी का मतलब होता है जो हीरो होता है उसके भाग्य में अचानक परिवर्तन हो जाना किसी सच्चाई का पता लगने के बाद में। और डिस्कवरी का मतलब होता है टू नो द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्रुथ, कोई भी चीज़ की सत्यता का ज्ञान हो जाना। और कॉम्प्लेक्स प्लॉट वो होता है जिसके अंदर पेरिपिटी और डिस्कवरी दोनों होते हैं, लेकिन सिंपल के अंदर पेरिपिटी और डिस्कवरी दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, पेरिपिटी मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ हीरो एंड द डिस्कवरी इज अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लॉट, इसमें 5 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं बताई गई है प्लॉट की। सबसे पहली है प्लॉट शुड बी होल, प्लॉट पूरा होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। सेकंड है इट शुड हैव ए मैग्नीट्यूड, इसका एक निश्चित आकार होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना ना ज़्यादा छोटा होना। तीसरा है ऑर्गेनिक यूनिटी, इसमें टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटी होनी चाहिए, निश्चित टाइम के अंदर, निश्चित जगह के अंदर और निश्चित एक्शन के अंदर ये लिखा जाना चाहिए। चौथा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नेसेसिटी और पांचवा है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिस्प्ले। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए प्लॉट के अंदर। फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, 3 तरह के एलिमेंट्स की बात की गई है। पहला है पेरिपीटिया, इसके अंदर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून यानी कि हीरो के भाग्य के अंदर अचानक से परिवर्तन हो जाना, रिवर्सल हो जाना, बहुत ही ज़्यादा या तो वो अमीर हो जाना या बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाना, जैसे कि किंग लियर बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था लास्ट में। उसके बाद में है एनाग्नोरोसिस, दूसरा है एनाग्नोरोसिस, इसके अंदर रिकॉग्नाइजेशन और डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का पता लगना। उसमें किंग लियर में सच्चाई का पता लगता है कि लास्ट में उसको तीनों बेटियों में से कौन ज़्यादा प्यार करता है। और सफरिंग, डिस्ट्रक्टिव और पेनफुल एक्शन, यानी कि इसमें पूरी ट्रेजेडी के दौरान, पूरे प्लॉट के दौरान जो अपना कैरेक्टर है, हीरो है, वो बहुत ज़्यादा सफरिंग करता है, दुख दर्द झेलता है। तो ये 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। प्लॉट की बात करने के बाद कैरेक्टर की बात की जाती है। अरिस्टोटल कैरेक्टर के बारे में 4 प्रकार की बातें विशेष रूप से बताते हैं। सबसे पहली बात है गुडनेस, इसके अंदर सबसे पहले जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गुण बताया जाता है वह है ये है कि वो मूलतः अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात इसमें एप्रोप्रिएटनेस की आती है, जो कि उपयुक्तता होती है। इसमें जो एक व्यक्ति है और एक औरत है उसके चरित्र के बारे में एकदम परफेक्ट तरीके से बताना चाहिए। जैसे कि अगर एक स्त्री का चरित्र बताया जाए तो उसका स्वभाव उदार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रेम करने वाली स्त्री दयावान, दानी और त्यागी होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके विपरीत कार्य करती हुई दिखाई देती है तो वो एक अनुपयुक्त लगता है कैरेक्टर उसका। और दूसरा है कि अगर एक पुरुष का स्वभाव दिखाया जाता है तो वो बहादुर, वीर, साहसी, बदला लेने वाला या हत्या करने वाला इस तरह का दिखाई देना चाहिए। और अगर इसके विपरीत वो दिखाई देता है तो वो एकदम एप्रोप्रिएट नहीं होगा कैरेक्टर। तीसरा इसमें आता है जीवन के निकट, यानी कि जो ट्रुथ है उसका लाइफ का, यानी कि जो मानव की कमजोरियाँ है उसमें खूबियाँ पाई जाती है, इस तरह की बातें उसमें होनी चाहिए। मतलब जिस भी वर्ग से वो आता है उसके लक्षण उसमें होने चाहिए, तभी एक कैरेक्टर और ट्रेजेडी का बहुत अच्छा मतलब कह सकते हैं बैलेंस बैठता है। चौथा है इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, यानी कि जो मानव के जो चरित्र का हनन है, उसका जो डाउनफॉल है, उसका जो मतलब उसको उत्थान पतन, ये सारी बातें उसमें अप्रोप्रिएट इसमें दिखाई देनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर कैरेक्टर और ट्रेजेडी दोनों का बैलेंस इसी तरीके से नहीं बैठेगा। कैरेक्टर की बात करने के बाद थॉट की बात आती है। अरिस्टोटल थॉट के बारे में कहते हैं कि ये जो ड्रामेटिस्ट होता है, जो राइटर होता है, उसके इंटेलेक्चुअल एलिमेंट होता है किसी भी ट्रेजेडी को लिखने के दौरान, उसके अंदर जितना पॉसिबल हो सके, जितना अप्रोप्रिएट तरीके से वो किसी भी इमोशंस को, किसी भी इंसिडेंट्स को प्रूफ के साथ में और उसके इमोशनल इफेक्ट के साथ में, और साथ ही साथ उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एनीथिंग और सिग्निफिकेशन ऑफ एनीथिंग के बाद साथ ही उसमें लिखता है, उसका इंट्रोडक्शन करता है, उतना ही थॉट है, डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया उतना ही अच्छा निकलता है। तो अरिस्टोटल थॉट के बारे में ये सब कहते हैं। थॉट की बात करने के बाद डिक्शन एंड स्टाइल की बात आती है। इसका मतलब होता है कि जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसको किस तरह से अरेंज किया जाए, और जो पोजिशन यानी कि फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिम्बली, ये इन सब अरेंजमेंट किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें करंट और ऑर्डिनरी वर्ड आते हैं, जो कि साधारण वर्ड होते हैं। उसके बाद में उसमें फॉरेन वर्ड आता है, जो कि डायलेक्ट होती है, लिपि होती है, किसी भी तरह की कोई भी भाषा यूज़ की जाती है।
उसमें डिक्शन और स्टाइल के रूप में उसमें ट्रेजेडी में अच्छी तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। फिर मेटावर्ड आता है, उसमें रूपक किसी भी तरह की किसी भी कंपैरिजन किया जाए तो वो एक तरीके से अच्छा होना चाहिए। ऑर्नामेंटल पेरिफेरीज आता है उसमें, मतलब किस तरीके से उसकी फ्रेजल जो वर्ब है उनकी यूज किया गया है। इन्वेंटेड वर्ड्स, नए वर्ड इन्वेंट किए जाए। और जो अंतिम है 6 एलिमेंट, वो है न्यू, लेंथनिंग और शॉर्टनिंग, यानी कि जो सेंटेंस है या फिर जो वर्ड है वो छोटा या बड़ा करके जैसे भी अपने साइज से बनाए, वो उसका एक तरीके से अच्छी तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके बाद में बात आती है सॉन्ग्स और मेलोडी की। इसके अंदर 4 प्रकार के सॉन्ग्स की बात की गई है। प्रोलॉग यानी कि जो स्टार्टिंग में होता है, चौरिक सॉन्ग यानी कि जो पूरे जो प्ले होता है, ट्रेजेडी होती है, उसके दौरान चलता रहता है। एपिसोड बीच बीच में कहीं पे भी जहाँ पे ज़रूरत है सॉन्ग्स की, मेलोडी की, अच्छे बुरे मतलब जैसे भी मतलब जिस भी तरह की म्यूजिक की ज़रूरत होती है वो चलती रहती है। और एक्सोड यानी कि अंत, जो एक क्लाइमेक्स होता है चौरिक सॉन्ग का, इन सबको मिला के किया जाता है जो गाया जाता है। इस तरह से सॉन्ग्स और मेलोडी एक तरह से अरिस्टोटल की पोएटिक्स में बताए गए हैं, इस तरह होने चाहिए। आगे जो सबसे मेन है उसकी बात आती है स्पेक्टिकल स्टेज फैक्ट की बात आती है। इसके अंदर जो स्पेक्टिकल्स होती है वो एक तरीके से स्टेज की साज सजा, स्टेज पे कोई भी प्ले है, ट्रेजेडी, उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उसकी बारे में बात आती है। अरिस्टोटल मानते हैं कि जो स्टेज का डेकोरेशन है, स्टेज की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑडियंस के अंदर पिटी और फियर को अरोज कर सकती है, उसके अंदर पिटी और फियर एक तरीके से ला सकती है। तो इसमें जो मेनली 4 प्रकार के इसमें स्पेक्टिकल्स है वो बताए गए हैं इसमें। सबसे पहले इसमें आता है प्लॉट, उसके बाद में कैरेक्टर, उसके बाद में एनाग्नोसिस और हेमर्शिया। प्लॉट मैंने आपको बताया वो जो बिगनिंग है उसकी, मिडल है और एंड है, इस तरह के इसमें किस तरीके से ऑडियंस के सामने उसको प्रस्तुत करना है वो होना चाहिए। कैरेक्टर, किस तरह का एप्रोप्रिएट कैरेक्टर है, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, उसके अनुसार होना चाहिए। एनाग्नोसिस यानी कि सच्चाई का पता लगने के बाद में किस तरह की जो सॉन्ग्स है या स्पेक्टिकल जो किस तरीके की स्थिति बढ़नी चाहिए, किस तरह की वो जो दुखी वाला वातावरण है उसमें पिट्टी होनी चाहिए, उसमें फियर होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि जो हेमर्शिया यानी कि जो उसके साथ में हुआ है, कैरेक्टर के साथ में हुआ है, वो हमारे साथ भी नहीं हो गई। इस तरह की जो ये स्पेक्टिकल्स है वो पूरी तरीके से ट्रेजेडी में होने चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद एपिक और ट्रेजेडी के बीच में किस तरीके से अंतर होता है, किस तरीके से सिमिलरिटी होती है, उसकी बात बताई जाती है। अरिस्टोटल कहता है कि पोइट्री इज़ डिवाइडेड इनटू एपिक और नरेटिव पोइट्री, यानी कि उसको नरेटिव पोइट्री और ड्रामेटिक पोइट्री 2 तरह के भागों में पोइट्री को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो एपिक है इज़ द नरेशन ऑफ एन एक्शन इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर यानी कि छंद के रूप में एपिक जो पोइट्री होती है उसका नरेशन किया जाता है। एंड ट्रेजेडी ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्शन, और जो ट्रेजेडी होती है उसके अंदर किसी भी घटना है, किसी भी बात का है जो है ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एक तरीके से एक्शन के फॉर्म में होता है, एक तरीके से एक ड्रामा के फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरिटीज बिटवीन द एपिक एंड ट्रेजेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज और रिफाइंड डिक्शन, यानी कि प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, ये सब जो होते हैं वो एक तरह से कॉमन एलिमेंट होते हैं एपिक और ट्रेजेडी दोनों में। सेकंड पॉइंट इज बोथ इन ट्रेजेडी एंड एपिक द पोइट शुड नो द आर्ट ऑफ टेलिंग लाइज इन द राइट वे, जो कि जो भी प्रेजेंट किया जाता है उसमें वो एक तरीके से यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस, इस तरह की यूनिटी ऑफ प्लॉट के अंदर होना चाहिए, वो दोनों के अंदर सिमिलरिटीज होती है। यूज़ ऑफ रिफाइंड डिक्शन, डिक्शन जो होता है वो एक तरह से अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो ये सारी 3 बातें हैं उसमें मेनली दोनों के अंदर सिमिलर होती है। और उसके अलावा हम बात करें तो बोथ आर इमिटेशंस ऑफ हायर सब्जेक्ट, जो भी हायर सोसाइटी की जो सब्जेक्ट होता है दोनों के अंदर वो डिस्कस किया जाता है। मेजर कैरेक्टर इन द बोथ कम्स फ्रॉम द हायर क्लास इन द सोसाइटी, तो ये सारी बातें हम सिमिलरिटी देखते हैं। हालांकि जो एपिक है वो उसमें प्लॉट, कैरेक्टर, ये सब इन सब से ज़्यादा ही कुछ उसमें देखने को मिलता है, और जो एपिक है उसका जो एरिया है वो बहुत ही वास्ट है। लेकिन ट्रेजेडी और एपिक में अगर हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं तो ये 3 सिमिलरिटीज़ हमें दिखती है उसके अंदर। डिफरेंसेस की बात की जाए तो जो एपिक पोइट्री होती है वो नरेटिव फॉर्म में होती है, उसको नरेट किया जाता है। ट्रेजेडी के अंदर उसको ड्रामा के फॉर्म में लिखा जाता है। एपिक जो पोइट्री होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है, उसको कितना भी ज़्यादा ना लंबा किया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन ट्रेजेडी जो होती है वो लिमिटेड होती है। एपिक के अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, 3 यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। ट्रेजेडी के अंदर 3 यूनिटीज़ यानी कि टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो किया जाता है।
एपिक जो पोएट्री होती है वो 1 हेक्सामीटर के अंदर हेरोइक कपलेट के अंदर लिखी जाती है, जबकि ट्रेजेडी होती है वो उसमें वेरियस मीटर्स यूज किए जाते हैं। एपिक के जो एलिमेंट होते हैं, एपिक के अंदर जो जितने भी एलिमेंट होते हैं, एक प्रोज या ड्रामा या पोएट्री जितने भी लिखने के, वो सॉन्ग और स्पेक्टिकल को छोड़ के लिखे जाते हैं, जब क्योंकि वो तो एक तरह से लिखा जाता है, जबकि जो ट्रेजेडी होती है उसके अंदर 6 एलिमेंट्स यानी कि प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, ये सारे उसमें फॉलो किए जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, इसमें सबसे पहले हमेशा आता है। हमेशा एक ट्रेजिक फ्लो होता है, अचानक से जो कैरेक्टर होता है उसके नेचर के अंदर मतलब परिवर्तन आ जाता है, या तो अच्छा या बुरा, इस तरह का उसके जीवन में अचानक से बहुत उतार चढ़ाव आने लग जाते हैं। कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है उसके साथ में, कभी बहुत बुरा हो जाता है। सेकंड थिंग इज़ हाइब्रिस यानी कि प्राइड। जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ही प्राउडली फील करने लग जाता है, जैसे हेमलेट, ओथेलो, इन सब में। और एनाग्नोसिस यानी कि रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि इसको अचानक से सच्चाई का पता लग जाता है जो इसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और जो चौथा है वो पेरिबीटिया रिवर्सल है, यानी कि उसको एकदम से जो इग्नोरेंस होती है वो इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ आता है। इसके बाद में कैथारसिस आता है। कैथारसिस का सीधा सीधा संबंध अपने मनुष्य की भावना से होता है, जैसे कि किसी मनुष्य द्वारा स्वयं को अंधा बनाना, उसके बाद में एक पत्नी द्वारा उसके पति की हत्या करना, या फिर एक माँ के द्वारा अपने बच्चे की हत्या करना। ये सब दयनीय है, भयावह है, लेकिन ट्रेजेडी के अंदर यही उसका रोल है कि ये दुखद या बदला लेने वाला उसमें दिखाना, ताकि ऑडियंस और ज़्यादा इमोशनल हो और ज़्यादा उसमें इफेक्ट दिखाई दे। उसके बाद में जो पिटी और फियर है, ये इन्हीं के द्वारा इनकी इमोशंस को उजागर किया जाता है। इन दोनों के सम्मिश्रण से, यानी कि इन दोनों के बैलेंस बना के, पिटी और फियर, इनका बैलेंस बना करके ऑडियंस के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह कैथारसिस का काम प्योरिफिकेशन करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।